नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज़ और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। ये जो लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल आए हैं, दरअसल इस एग्जिट पोल ने बहुजन समाज के अंदर बहुत ज़्यादा निराशा, बहुत ज़्यादा नाउम्मीदी और बहुत ज़्यादा निगेटिविटी पैदा कर दी है। दरअसल एग्जिट पोल का जो उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य ही यही होता है कि इस देश का जो शोषित समाज है, वो सत्ता में ना आने पाए। उसके खिलाफ बहुत तरह तरह के षड्यंत्र चलते हैं। आप समझ भी नहीं पाएंगे कि किस तरीके से जो है शोषितों को सत्ता में आने से रोकने के लिए क्या क्या षड्यंत्र किए जाते हैं, क्या क्या हथकंडे चले जाते हैं और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रैकेट चलता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, करोड़ों अरबों रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एक माहौल क्रिएट किया जाता है। और ये आपको इसी चुनाव का एग्जिट पोल लगता है। दरअसल जो दर्शक होते हैं, सामान्य जो व्यूवर्स होते हैं, दर्शक होते हैं, आपको लगता होगा कि ये 2024 का एग्जिट पोल है। यकीन मानिए, हकीकत में सही मायने में ये एग्जिट पोल 2024 का नहीं है, बल्कि ये तैयारी होती है अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की। ये जो है कोशिश होती है आपका मनोबल डाउन करने की, आपको हतोत्साहित करने की, आपको जो है निराश करने की, आपका मनोबल गिराने की, जिससे कि आप टूट जाएं, आप जो है कमज़ोर पड़ जाएं। और एग्जिट पोल का यही उद्देश्य होता है। हर बार से जो है एग्जिट पोल एक उद्देश्य के साथ मार्केट में लॉन्च किया जाता है। और ये जो बहन जी जो है एक शब्द बड़ा बार बार इस्तेमाल करती हैं कि दूसरी पार्टियां जो हैं वो धन्ना सेठों की हैं, पूंजीपतियों की हैं, तो धनाढ्य लोगों की हैं। दरअसल ये जो एग्जिट पोल का मार्केट होता है, ये धन्ना सेठों, धनाढ्य लोगों का और पूंजीपतियों का ही होता है। इसके पीछे बहुत बड़ा एक रैकेट चलता है। मैंने 14 साल मेन स्ट्रीम मीडिया में काम किया है, देश के अलग अलग न्यूज़ चैनलों में मैंने काम किया है और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि इसको जो है किस तरीके से एक साजिश करके एक पार्टी पक्ष के जो है समर्थन में माहौल तैयार किया जाता है, एक भूमिका बनाई जाती है। और इसमें ये जो एग्जिट पोल कहते हैं कि इस संस्था का, इस एजेंसी का सर्वे है, कोई एजेंसी, कोई संस्था, कोई इस तरीके की कोई चीज़ नहीं होती है। ये सब फर्जी नाम होते हैं, इनका कोई पंजीकरण नहीं होता है। ये सब ज़्यादातर न्यूज़ एजेंसियों के द्वारा न्यूज़ जो चैनल होते हैं, उन्हीं की जो है ब्रांचेज होती हैं, आपस में 2 4 6 लोग मिलकर के एक डिस्कशन करते हैं। अपने चैनलों के रिपोर्टरों के जरिए कुछ आंकड़े मंगा लेते हैं, कुछ 4 6 लोगों की बाइटें सुन करके 100 200 लोगों की एक परसेप्शन, कमरे के अंदर बैठ करके पर्दे के पीछे एक परिकल्पना तैयार की जाती है और उसके बाद जो है जनता को थाली में परोस करके एग्जिट पोल दे दिया जाता है। आप आप सोचिए कि जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, तो इसको जो है कहा जा रहा था कि राजनीति में चमत्कार हो गया, देश की सियासत में चमत्कार हो गया। और उसके बाद 2007 से 12 के बीच में जो लोग खासकर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि उत्तर प्रदेश में ग्राउंड जीरो पर जिसको बोलते हैं कि काम, जिसको हकीकत में काम बोला जाता है, विकास नाम दिया जाता है। आप सोचिए, वो चीज़ें जो उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुई, वो चीज़ें बहन जी ने करके दिखाई। आप अयोध्या के राम मंदिर से देख लीजिए, कितने साल से राम मंदिर अभी बन ही रहा है और उसको इस लोकसभा चुनाव में भुनाया गया। हो सकता है अगले लोकसभा चुनाव तक भी भुनाया जाए, लेकिन राम मंदिर जैसे भी कई गुना बड़े प्रोजेक्ट बहन जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में ही पूरे कर दिए और उनको बाकायदा जो है पूरा करके दिखाया। उनका जो है शिलान्यास भी किया और उद्घाटन भी किया। इस तरीके के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपको दूसरे राज्यों में, दूसरी सरकारों में, यहाँ तक कि कांग्रेस और भाजपा की केंद्र सरकारों में भी देखने को नहीं मिलेंगे, जो अकेले उत्तर प्रदेश में बहन जी ने, मायावती जी ने करके दिखाए हैं। तो 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है, उस समय हम लोग दिल्ली मीडिया में काम कर रहे थे, कई चैनलों में अलग अलग। तो उसके बाद से ही ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के पीछे एक मीडिया का जो धड़ा है, मनी मीडिया है, उसने काम करना शुरू कर दिया था और आपको हतोत्साहित करने का, आपको जो है तोड़ने का, आपको निराश और मायूस करने के पीछे जो है एक मास्टर रोल मीडिया का बहुत बड़ी जो है भूमिका रही। तो जब बहन जी उत्तर प्रदेश में गरीबों को सशक्त कर रही थी, वंचितों को सशक्त कर रही थी, नौकरियां बहुत ज़्यादा निकल रही थी, इसके अलावा जो है पार्क और स्मारक बन रहे थे, बहुजन समाज का इतिहास बन रहा था,
गन्ना किसानों के भुगतान हो रहे थे, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। इसके अलावा कॉलेज संस्थाएं बन रही थी, सड़कें बन रही थी, पुल बन रहे थे, हाईवेज बन रहे थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो पूरे हो रहे थे। और जो लोग लखनऊ आते हैं या लखनऊ में रहते हैं उन सबको पता होगा, और लोग कहते भी हैं ये चीज़ कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को अगर किसी ने चमकाया है, अगर किसी ने नई पहचान दी है, अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को किसी ने मॉडर्न सिटी बनाया है, तो वो बहन कुमारी मायावती जी हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2007 से 12 के अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चमकाया है। इसके अलावा अगर आप हजरतगंज जाएं, उत्तर प्रदेश की राजधानी की लखनऊ का एक इलाका हजरतगंज, उसको हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है, मतलब शहर का दिल आप कह सकते हैं। तो वहाँ पर देखिए कितना बढ़िया बेहतरीन सौंदर्यीकरण किया है गया है। जब आप हजरतगंज जाएंगे तो आप यकीन मानिए, देखिए तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अमेरिका की सड़कों पर चल रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगेगा जो है कि आप ब्रिटेन की किसी सिटी में, लंदन वगैरह में घूम रहे हैं। तो सोचिए इतना बेहतरीन काम करने के बावजूद भी, इतना बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर देने के बावजूद भी आज तक भी लोग दुहाई देते हैं कि बहन जी ने जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश को दी है, जो सरकार चला के दिखाई है, आखिर इतना सब कुछ बेहतरीन करने के बावजूद भी सरकार क्यों गिर जाती है? सरकार इसलिए गिर जाती है क्योंकि मीडिया ने एक बहुत बेहतरीन माहौल तैयार किया था बसपा सरकार के खिलाफ। मुझे अभी भी पता है कि उत्तर प्रदेश में जब पार्क और स्मारक बन रहे थे, उत्तर प्रदेश में जब बहुजन महापुरुषों के नाम पर यहाँ पर जो है उनका इतिहास बनाया जा रहा था, उनके नाम पर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पार्क, स्मारक, संस्थान बनाए जा रहे थे, तब यही मीडिया दुष्प्रचार कर रहा था बहुजन समाज पार्टी का कि बसपा ने जो है पार्कों पर, पत्थरों पर, मूर्तियों पर पैसा जो है खर्च कर दिया है। उत्तर प्रदेश में सब जगह पत्थर लगाए जा रहे हैं। विकास के नाम पर जो पैसा विकास पे खर्च होना चाहिए वो जो है वो पत्थरों और मूर्तियों पे खर्च हो रहा है। इसके अलावा जब यहाँ अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, अयोध्या में सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वही मीडिया जो है अयोध्या में कहता है कि राम युग आ गया है, राम राज्य आ गया है, देश का सांस्कृतिक विकास हो रहा है, सांस्कृतिक विकास से देश का आर्थिक विकास होगा, रोजगार मिलेगा। तो मतलब देखिए दो पहलुओं को इस देश की मीडिया ने किस तरीके से प्रस्तुत किया। 2007 से 12 तक का जब एक राज्य सरकार प्रदेश में इतना बेहतरीन काम कर रही थी, इतना अच्छा बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया जा रहा था, तब जो है एक स्टेट गवर्नमेंट के काम को इतनी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया गया। दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि उसके अंडर में कई स्टेट गवर्नमेंट काम करती हैं, फंड उनके पास बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो एक राम मंदिर के मंदिर निर्माण को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया, जबकि राम मंदिर जैसे कई जो हैं यहाँ पर पार्क, स्मारक, बहुत बड़े बड़े भव्य जो हैं, प्रेरणा स्थल से लेकर के लखनऊ में कांसीराम स्मारक स्थल से लेकर के अंबेडकर स्मारक लखनऊ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहन जी ने अपने शासनकाल में बनवाई, लेकिन मीडिया ने कभी जो है उनको पॉजिटिव तरीके से जो है पब्लिक के सामने पेश नहीं किया। ये तो कहिए सोशल मीडिया के जरिए जो है वो चीज़ें जो है बाहर आई। आप सोचिए बहन जी ने 2007 से 12 के बीच में अपनी गवर्नमेंट में गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनवाई थी, जो कि वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी है। अब सोचिए कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार को, जो डबल इंजन की सरकार है, ये दूसरा कार्यकाल योगी पूरा करने जा रहे हैं योगी जी, लेकिन अभी तक इस तरीके की विश्व स्तर की कोई यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई है। एम्स का खूब ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन लखनऊ में वही 2-3 संस्थान, मेडिकल संस्थान, एक पीजीआई, एक लोहिया संस्थान जो सपा सरकार में बना, इसके अलावा एक मेडिकल कॉलेज, यही 2 से 3 चीज़ें आपको लखनऊ में देखने को मिलेंगी। उसके अलावा ना तो यहाँ कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज बना है, ना तो कोई बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी है, ना ही तो कोई यहाँ पर दूसरा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बहन जी के शासनकाल में जो है काम हुए हैं। अब एग्जिट पोल पे मैं वापस लौटता हूँ। जब से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं तो मैंने जो है 25 से 26 जिलों का दौरा किया है। मैंने खुद जो है कई लोगों से बातचीत की है, उसके बाद बसपा के खासकर कार्यकर्ताओं से, कई पदाधिकारियों से बातचीत की है। तो कुछ सीटों पर तो जाहिर सी बात है बसपा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है। एक बिजनौर लोकसभा सीट है, वहाँ पर से जो है बसपा ने चौधरी विजेंद्र सिंह को टिकट दिया था, और चौधरी विजेंद्र सिंह जो है वो बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, और उन्होंने चुनाव जो है वो बहुत मजबूती से लड़ा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे जो है पैसे वाले जो कैंडिडेट हैं वो ब्रजेंद्र चौधरी हैं, चौधरी ब्रजेंद्र सिंह, तो उन्होंने चुनाव बहुत मजबूती से लड़ा है,
वो फाइट में है, लड़ाई में है, लेकिन उनको जो है वो नहीं दिखाया गया है। अब आप इधर चले आइए पूर्वांचल में डॉक्टर इंदु चौधरी हैं, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बीएचयू की प्रोफेसर हैं। लालगंज में उन्होंने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है। उनकी इलेक्शन कैंपेन को मैंने खुद कवरेज की थी और सोचिए 100 से ऊपर गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलता था। हालांकि एक माइनस पॉइंट ये है कि वहां पर लोग ये भी कह रहे थे कि अगर इंदु चौधरी का टिकट पहले फाइनल हो जाता तो ये सीट बसपा को ही मिलती, ये सीट कोई दूसरा इसको छीन नहीं सकता था। लेकिन इंदु चौधरी ने वहां बहुत मजबूती से लड़ा है। इसके अलावा अंबेडकर नगर सीट पर बसपा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। घोसी लोकसभा सीट पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जौनपुर लोकसभा सीट पर बसपा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन वहां पर लास्ट टाइम में टिकट बदल जाता है। हालांकि फिर भी वहां के जो सांसद है श्याम नारायण यादव, वो बहुत अच्छा श्याम सिंह यादव, उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। इसके अलावा जो है महाराजगंज सीट पर बसपा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। घोसी भी बसपा जो है बहुत अच्छा लड़ी है। बुलंदशहर सीट पर बसपा ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है। कई सारी ऐसी सीटें हैं, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में बसपा बहुत अच्छी फाइट लड़ी है। सहारनपुर सीट को 2019 में बसपा ने जो है गठबंधन के समय में जीती भी थी। अच्छा, इन सब के अलावा जो है बहुजन समाज पार्टी ने इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने बिहार में और पंजाब में, उत्तराखंड में, इसके अलावा दक्षिण के राज्यों में और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी प्रत्याशी उतारे थे। तो मध्य प्रदेश की मुरैना और राजस्थान की अलवर सीट और इसके अलावा बिहार की एक वैशाली सीट है जहां पे शंभू सिंह ने चुनाव लड़ा और पंजाब की एक चंडीगढ़ सीट है जहां से जो है एक प्रत्याशी जो है वो डॉक्टर इंदु सिंह, उन्होंने जो है बहुत अच्छे से जो है डॉक्टर रितु सिंह, उन्होंने जो है वो बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा। उनका एक वीडियो भी आया था गठबंधन के प्रत्याशी मनीष तिवारी के साथ संवाद करते हुए। तो ऐसा नहीं है कि बसपा ने जो है चुनाव नहीं लड़ा है मजबूती से। हाँ, ये जरूर है कि जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड वगैरह आए हैं तब से बसपा जो है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि आप सबको पता है कि चुनाव लड़ने के लिए धन होना चाहिए, बल होना चाहिए। तो बल तो है बहुजन समाज पार्टी के पास, लेकिन धन में जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई है बहुजन समाज पार्टी। लेकिन इस बार जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने जो है ग्राउंड जीरो पर अपने कार्यकर्ताओं को, छोटे छोटे नेताओं को टिकट दे करके मैदान में उतारा है, उससे काडर को मजबूत करने की कोशिश की गई। वैशाली में शंभू कुमार, चंडीगढ़ से जो है डॉक्टर रितु सिंह हैं, उसके अलावा मध्य प्रदेश में जरारिया हैं। तो इस तरीके के जो है यहाँ पर लालगंज सीट पर जो है, आजमगढ़ से सटी लालगंज लोकसभा सीट पर डॉक्टर इंदु चौधरी को उतारा गया है। ये सब काडर के लोग हैं। तो बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव तो बहुत अच्छा लड़ा है, लेकिन मीडिया ने कभी जो है एक पॉजिटिव एंगल इस तरीके का बसपा के पक्ष में दिखाया नहीं। और ये जो है ये आज की कोई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। इसीलिए मैं बार बार लगातार जोर देता रहता हूँ कि जो बहुजन समाज के जो सोशल मीडिया हैं, ग्रुप्स हैं, या फिर बहुजन जो पत्रकार हैं, उनको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि समाज के सामने जो है सच्चाई को पेश किया जा सके, सच्चाई को लाई जा सके और बहुजन समाज के लिए एक पॉजिटिव जर्नलिज्म की जा सके। अन्यथा जिस तरीके से साजिश चल रही है, जिस तरीके से जो है षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, आपको ख़त्म करने का पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। आपके लोगों को ही लुभा करके, उनको लॉलीपॉप दे करके अपने पाले में कर लिया जाएगा और लहर ये फैलाई जाएगी, संदेश ये दिया जाएगा कि देश में जो है इस समय हिंदुत्व की राजनीति का बोलबाला है, इसलिए दूसरे लोग पनप नहीं पा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आप लड़ भी अच्छा रहे हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन साजिश का शिकार हो जा रहे हैं। और आपके खिलाफ जो है मीडिया ने 2007 से जो साजिश शुरू की थी, उसका सिलसिला जो है वो अभी तक जारी है। इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया है, उससे बहुत ज़्यादा आपको सावधान रहना है। आपको हमेशा ग्राउंड जीरो पर काम करना है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो आपके खिलाफ ही हमेशा जो है चीज़ें दिखाएगी, इसलिए आपको बहुत सावधान और सतर्क रहना है। इसीलिए कहते हैं कि सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज़ को मुखर करने के लिए सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा एक्टिव और बहुत ज़्यादा सशक्त बनाने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं आपसे लगातार कहता रहता हूँ कि हम जैसे जो पत्रकार सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, बहुजन जर्नलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, आप लोग हम लोगों का सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे कि जो बहुजनों की, शोषितों की, पीड़ितों की आवाज़ है, उसको सही तरीके से, सकारात्मक तरीके से
उठाया जा सके। फिलहाल आपको हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। 4 जून को जो नतीजे आएंगे, भले ही पॉजिटिव या निगेटिव जो भी नतीजे आए, लेकिन आपको लगातार ग्राउंड जीरो पर काम करना है, ग्राउंड जीरो पर संघर्ष करना है। सफलता एक दिन जरूर आपको मिलेगी। आपसे अपील है, एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज़ को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।